हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। तो स्वागत करते हैं हम आपका अपने यूट्यूब चैनल विज्ञान स्टडी विद विक्रम पढ़। ठीक है, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चरों में गुप्ता पीरियड के पढ़ा हुआ था। ठीक है, इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर कैसे फॉर्मेशन हुआ, उसके रूलर कैसे फिर धीरे धीरे अपने साम्राज्य को अपने उसका विस्तार किया लोगों ने। ठीक है, स्टार्टिंग शुरुगुप्त से होती है। ठीक है, संस्थापक जिसे बोला जाता है। उनके बाद घटोत्कच थे और उनके बाद चंद्रगुप्त थे, जो चंद्रगुप्त प्रथम थे। उसके बाद समुद्रगुप्त थे। आज हम लोगों को चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना है और उसके बाद कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, उसके बाद गुप्ता एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ना। उसमें भी कई चीजें गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन सी चीजें हैं कि उनके साम्राज्य की, जैसे कि राज्य का विभाजन कैसे हुआ था। जैसे होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी कभी जिला, परगना और ग्राम में। और इसमें एक अलग प्रशासन इकाई थी, पेट। 50 गांवों का समूह। कई बार इंपॉर्टेंट करके क्वेश्चन पूछा हुआ कि पेट का मतलब क्या है। 50 गांवों का समूह को पेट बोलते हैं। एक ये प्रशासन इकाई है। ठीक है, और इनकी प्रशासन इकाई दो भागों में विभक्त थी। किसमें? एक था नगर प्रशासन और एक था ग्राम प्रशासन। ठीक है, नगर प्रशासन में भी कुछ प्रमुख अधिकारी थे जो प्रशासन या उस समाज का नगर प्रशासन का संचालन करते। कौन कौन थे? एक थे पुरुषपल थे। ठीक है, दांडिक थे। दांडिक बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, और इधर आएंगे नगर प्रशासन में आप देखेंगे तो ग्राम सभा ले लीजिए। ठीक है, और पेट ले लीजिए, ग्राम मंडली ले लीजिए। कई ऐसी संस्थाएं थी जो उस नगर प्रशासन या ग्राम प्रशासन या मतलब उस जगह का संचालन करती थी। ठीक है, और आप देखेंगे गुप्ता पीरियड में आप देखेंगे उस समय का जो राज्य की विभाजन जो था। हालांकि आप पहले मैंने राजा के दैवी सिद्धांत के बारे में बताया है। इंग्लिश में उसको बोलते हैं डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप। इसका मतलब ही होता है कि राजा जो था पहले ईश्वर का प्रतिनिधित्व होता था, और जो भी उसके समकालीन इतिहासकार इन चीजों को प्रमाणित देते हैं या लिखते हैं उन चीजों के बारे में। ठीक है, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में उन्होंने कई उपाधियां, बड़ी बड़ी उपाधियां ली थी। ठीक है, कौन कौन सी उपाधियां ली हैं? जैसे कि आप देखेंगे देव ऋषि, देवगुप्त, ठीक है, और विक्रम भट्टारकर। ठीक है, और भी बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां ली हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा माना जाता था कि वो अपनी प्रजा के हित के लिए वो ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी उपाधियां लेते थे। ठीक है, और इन उपाधियों को एक तरीके से मोहर, जैसे कोई भी अगर आप कुछ भी लेते हैं, जैसे कि आप मिडियल हिस्ट्री में आप तुर्की आक्रमण को पढ़ेंगे या मुगल आक्रमण जब पढ़ेंगे, उन्होंने बड़ी बड़ी उपाधियां ली हैं। ठीक है, एक तरीके से उनके समय के जितने भी आप जैसे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखेंगे तो कई उपाधियां, अकबर ने भी कई उपाधियां ली हैं। ठीक है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बोलते हैं। ठीक है, उसका यही कहने का मतलब है कि वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। ठीक है, एक विश्वास दिलाया जाता है कि धरती पर राजा भगवान का प्रतिनिधित्व करता है, प्रजा का हितैषी है। ठीक है, यही साबित करने के लिए इसी को बोलते हैं। ठीक है, पूछा है कई बार। उसके बाद देखिए कई प्रशासनिक चीजें हैं, जैसे कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ेंगे, सामाजिक व्यवस्था को पढ़ेंगे, गुप्तों की इकोनॉमी पढ़ेंगे, और उसके बाद धर्म कैसा था उस समय। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था में चलिए मैं बताता हूँ कि सामाजिक व्यवस्था कैसी थी गुप्तों की। ठीक है, हालांकि आप जानते हैं कि मॉडर्न एम्पायर में उतनी जाति प्रथा में देखने की मिलती है, लेकिन धीरे धीरे जब हम गुप्ता एम्पायर की तरफ बढ़ते हैं तो हमें जाति प्रथा देखने को मिलती है। वो भी कर्म के आधार पर नहीं, हमें जाति के आधार पर। ठीक है, और इसके कई प्रमाणित स्रोत हैं। कौन कौन से? मनुस्मृति बताता है। ठीक है, और याज्ञवल्क्य बताता है। ठीक है, इसी में बताया गया है कि जो क्षुद्र थे वो दास और कारीगर दोनों हो सकते थे। मनुस्मृति बताता है कि 10 ब्राह्मण 100 क्षत्रियों के बराबर थे। ये कहां से सही लगता है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ उस समय के हिसाब से, हालांकि ये चीजें ज्ञान के आधार पर कही गई होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, और भी कई चीजें हैं, जैसे कि स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। ठीक है, स्त्रियां जब एक चीज और अच्छी थी कि जिसमें कि और जो क्षुद्र थे, ठीक है, क्षुद्रों की स्थिति दयनीय थी। इसमें क्या कारण था? उसका कारण यह था कि धीरे धीरे जब उसमें लड़ाइयां होती थी, उनको किसान और कारीगर के रूप में नियुक्त किया जाता है। ठीक है, उनको बहुत सारी चीजों में पार्टिसिपेशन नहीं मिलती थी। महिलाओं की स्थिति भी दयनीय थी। इसमें आप देखेंगे दहेज प्रथा, सती प्रथा और विधवा विवाह खत प्रचलन में था। ठीक है, सती प्रथा का अभिलेख मतलब कि हमें प्रमाण कहां से मिलता है? भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से मिलता है, 510 एडी। ठीक है, दौड़ाइए मैं इन चीजों को लिखाऊंगा, मैं अभी मौखिक रूप से चीजों को बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, बहुत सारी चीजें थी। तो गुप्ता इकोनॉमी कैसी थी? गुप्ता इकोनॉमी आप जानते हैं कि गुप्तों को उसमें फाहियान आया था। तो फाहियान बताता है कि गुप्तों की जो इकोनॉमी थी कृषि आधारित थी, और विदेशी व्यापार भी बहुत संपन्न रहा होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि गुप्तों को गुप्त काल को स्वर्ण काल का युग कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें एक तरीके से प्रचलित थी। कौन कौन सी? स्थापत्य कला का विकास हुआ। ठीक है,
और भी सांस्कृतिक साहित्यिक विकास हुआ, मंदिरों का विकास हुआ, हर एक क्षेत्र में विकास हुआ, इसीलिए उसको हिंदी सॉरी बहुत सारी चीजें हैं। तो इन चीजों को मैं नोट डाउन कराता हूँ, लिखिएगा, ठीक है। भाई हम चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय कौन थे? ये समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी या उनके पुत्र थे, ठीक है, जिन्होंने पाटलिपुत्र पर शासन किया, या यूं कहे तो इन्होंने अपने साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार इन्हीं के शासन काल में हुआ, ठीक है। इनके आने वाले, इनके बाद के जो उत्तराधिकारी थे, इनके पुत्र समुद्रगुप्त और उनके पुत्र स्कंदगुप्त, ठीक है, इन्होंने एक तरीके से हर एक सेक्टर में इन्होंने विकास किया। इसीलिए इसी शासन काल में गुप्ता पीरियड या गुप्ता साम्राज्य को प्राचीन काल का स्वर्ण काल कहा गया है, ठीक है। इन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के चलवाए और इन्होंने स्थापत्य कला का विकास किया, मंदिरों का विकास हुआ, इसमें देखेंगे खगोल शास्त्र का विकास हुआ, गणित का विकास हुआ। अब देखेंगे इनके दरबार में जो नवरत्न थे, कालिदास, अमर सिंह, वरामिहिर, इन्होंने देखिए सूर्य सिद्धांत दिए, पंच सिद्धांत दिए। इन्हीं के बेस पे प्राचीन काल का इन्हें स्वर्ण काल कहा गया, ठीक है। अब बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे तो हम इसको डिस्कस करते हैं। समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी थे चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्होंने शकों के राजा नहपान को हराकर सकारी की उपाधि धारण की। क्वेश्चन कई बार पूछा, सकारी की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है। इन्होंने और भी उपाधियां ली थी, देवगुप्त, देवराज, देव ऋषि, विक्रमादित्य, विक्रम भट्टारक, विक्रमांक। और गुप्त काल का, प्राचीन काल का स्वर्ण काल क्यों कहा गया है? साहित्य, स्थापत्य कला, खगोल शास्त्र, गणित, विज्ञान, दर्शन शास्त्र के विकास के कारण इसको प्राचीन काल का स्वर्ण काल कहा गया, ठीक। इनके शासन काल में मंदिर बनाने की उत्तर भारत में नागरशाली का विकास हुआ या प्रोत्साहन दिया गया उसको, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं देवगढ़ 10वां अवतार मंदिर कानपुर में, ठीक है, एग्जाम्पल है, ठीक है। और भुमरा देवी मंदिर सतना एमपी में, कई बार मैथ्स द कॉलम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। पार्वती महादेव मंदिर नचना कुठार एमपी, एरड़ एवं तिगवा विष्णु मंदिर एमपी, ठीक है। इनके समय प्रसिद्ध यात्री फाहियान आया था, ठीक है। देखिए किसी भी समय का हम समकालीन इतिहास या जो विजिटर होते हैं या विदेशी जो विजिटर आते हैं, उन्होंने उस समाज के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में लिखते हैं, उन्हीं के बारे में हम जैसे गुप्ता पीरियड के बारे में अगर कुछ पढ़ते हैं तो फाहियान ने बहुत कुछ लिखा है गुप्ता समाज के बारे में, वहाँ की इकोनॉमी के बारे में, वहाँ का धर्म कैसा था, ठीक है। बहुत सारी चीजें इसके बारे में लिखी गई है। इन्हीं की किताब में हम पढ़ते हैं कि गुप्ता पीरियड या गुप्ता साम्राज्य का समाज कैसा रहा होगा, स्त्रियों की मतलब की स्थिति कैसी थी, शूद्रों की स्थिति कैसी थी, ब्राह्मण कैसे थे उस समय, ठीक है। इन्हीं के लिखी हुई किताबें, ठीक है। इनके और जो फाहियान थे, ठीक है, इनकी पुत्री का नाम जो था प्रभावती गुप्त, ठीक है, जिनका विवाह वकाटक के राजा रुद्रसेन से हुआ था। और एक क्वेश्चन मैंने शायद छूट गया लिखाने मैंने, और चंद्रगुप्त का विवाह जो था कुबेरनाथ नामक स्त्री से हुआ था, ठीक है। और मतलब इन्होंने भी 2-3 शादियां की थी, ठीक है। इनके दरबार में नवरत्न रहते थे, कौन कौन से? कालिदास, अमर सिंह, वरामिहिर, जिन्होंने सूर्य सिद्धांत और पंच सिद्धांत दिया। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है, इस चीज को नोट करिएगा और इंपॉर्टेंट करके इस चीज को लिखिएगा, ठीक है। आर्यभट्ट शून्य सिद्धांत दिया था, ठीक है। बेताल, आप लोगों ने बेताल बचपन में आप लोगों ने कहानियां पढ़ी होगी, विक्रम बेताल की कहानियां, ये इन्हीं चीज यहीं से संबंधित है, ठीक है। बेताल एक जादूगर थे। धन्वंतरी, आयुर्वेद विज्ञान आयुर्वेद शल्य चिकित्सा, मतलब एक तरीके से मेडिसिन विभाग से संबंधित। शंकु, घटकरपड़, छपड़क, ठीक है। अब अंत में देखेंगे इन्होंने राजधानी परिवर्तन की, कहा? पाटलिपुत्र से उज्जैन, ठीक है। और इनकी मृत्यु 412 एडी से 412 एडी में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। उनके बाद उनके पुत्र या उत्तराधिकारी कुमारगुप्त बैठेंगे, उनके बाद स्कंदगुप्त जो लास्ट रूलर है इस महान वंश के, ठीक है। तो इन चीजों को नोट करें, उसके बाद मैं कुछ और लिखाता हूं, ठीक है। तो चलिए कुमारगुप्त के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र या उत्तराधिकारी थे, ठीक है। इन्होंने महेंद्रादित्य और महेंद्र की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन देखिए उपाधियों से बहुत पूछा, बहुत कंफ्यूज है, बड़ी बड़ी उपाधियां इन्होंने लगी है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसकी उपाधि कौन सी थी, ठीक है। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार बहुत सारे एग्जामों में, वन डे एग्जाम हो चाहे पीसीएस हो, मैथ्स द कॉलम में क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। इन्होंने, कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यहाँ पर 3 पुस्तकालय या 3 लाइब्रेरी थी, ठीक है। हालांकि इसमें आप देखेंगे इस विद्यालय में कम से कम एक बार में आप देखेंगे तो कई हजार बच्चे पढ़ते थे, ठीक है। और रहने की व्यवस्था भी थी, ठीक है। कहा जाता है कि समकालीन इतिहास में ऐसा जो विश्वविद्यालय कहीं और नहीं था जो भारत में उसमें प्रेजेंट था। बख्तियार खिलजी द्वारा इसको ध्वस्त कर दिया गया, एक बकलोल टर्किश अफगानी रूलर। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने उस चीजों का बहिष्कार नहीं किया या उसको ध्वस्त नहीं किया, आपने पूरी शिक्षा प्रणाली को, आने वाली पीढ़ी को एक तरीके से पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था, ठीक है।
टर्किश रूलर था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था या उसके द्वारा भेजा गया था बिहार के क्षेत्र पर, ठीक है, शासन करने के लिए, ठीक है। वो चीजें बाद में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर 3 पुस्तकालय थी 65 विषयों को अलग अलग, कौन कौन सी, गणित थी, खगोल शास्त्र थी और भी दर्शन शास्त्र, कई विषय थे जहां पढ़ाई जाती, ठीक है। इस विद्यालय के प्राचार्य जो थे सीलभद्र थे, ठीक है। यह विद्यालय महायान संप्रदाय के लिए समर्पित था। क्वेश्चन पूछता कि नालंदा विश्वविद्यालय कौन सी संप्रदाय से मतलब एक था हीनयान, एक था महायान, किससे संबंधित था? महायान। जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन देंगे, तो इसीलिए मैं इन चीजों को नोट डाउन कराता हूँ, बोरिंग नहीं लगता। लेकिन हाँ, कभी आप यूपीपीसीएस का एग्जाम या देंगे तब स्टेटमेंट वाले जब क्वेश्चन आते हैं तब देखेंगे इन चीजों को, ठीक है। इसे महायान का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। तीसरी माला जो नालंदा विश्वविद्यालय की थी वो धर्मपाल द्वारा बनाई गई थी, जो पाल वंश का एक शासक था। अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जिन्होंने पाल वंश के बारे में पढ़ेंगे, बिहार पे शासन किया था, ठीक है। इनके पुत्र स्कंदगुप्त, इनके बारे में पढ़ते हैं। ये कुमारगुप्त के पुत्र थे, ठीक है, अंतिम शक्तिशाली शासक थे, नॉर्मली है। इन्होंने भीतरी अभिलेख लिखा था। इनसे ये इंपॉर्टेंट है, क्या पूछता है, भीतरी अभिलेख किससे संबंधित है, ठीक है। और गुप्तों के पतन के कारण क्या कहते हैं? एक तो सामंतवाद का उदय, जिसको फ्यूडलिज्म बोलते हैं। फ्यूडलिज्म क्यों? क्योंकि आप देखेंगे सामंतवाद हम उसे बोलते हैं कि अपने अधीन जो संबंधित राज्य होते हैं, जब उनको जीतने के बाद एक तरीके से उनको स्वतंत्र रूप से शासन करने की छोड़ते हैं। लेकिन जब देखेंगे, जब गुप्ता पीरियड का डिक्लाइन फेज या कोई भी साम्राज्य का जब पतन स्टार्ट होता है, तो वो जो क्षेत्रीय राजा जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके रूल करने लगते हैं, वही होता है सामंतवाद, ठीक है। आगे पढ़ेंगे फ्यूडलिज्म के बारे में। वित्तीय अनियमितता, कमजोर उत्तराधिकारी और विदेशी व्यापार का पतन, ठीक है। आप जानते हैं किसी भी साम्राज्य या किसी भी काल के जो रूलर या शासक होते हैं, अपने साम्राज्य को विकसित या एक तरीके से उसको विस्तार करने के लिए विदेशी व्यापार जो था बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। दूसरे देशों से जो व्यापार होता है, वर्तमान में भी देखेंगे विदेशी व्यापार पे भी, आयात और निर्यात पे भी निर्भर करता है इंडिया की जीडीपी और इकोनॉमी। होड़ों का आक्रमण, ठीक है, बहुत सारे कारण थे, इन चीजों को नोट डाउन करिए। इसके बाद गुप्त साम्राज्य के कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्ता एम्पायर, ठीक है। अभी हम नॉर्मल डिस्कस करेंगे, इसके अगले लेक्चर में हम लोग पूरे प्रशासन को देखेंगे, सामाजिक व्यवस्था, धर्म और न्यायिक व्यवस्था को देखेंगे। अभी तो बस नॉर्मल देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन या साम्राज्य का विभाजन कैसे हुआ था उसमें, ठीक है। आप जानते हैं कि राजत्व का दैवीय सिद्धांत में विश्वास करते थे। डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप मैंने बताया, राजा को धरती पर या पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व मानते थे, ठीक है, और प्रजा का हितैषी, ठीक है। राजा में जो था प्रशासन की सारी शक्तियां नहीं थी, ठीक है, जिसमें कोई भी न्यायिक हो और प्रशासनिक और राजनीतिक सारी शक्तियां उसमें राजा में नहीं थी, ठीक है। उत्तराधिकारी का जो नियम था साफ था, अंत में बड़ा बेटा ही राजा बनता था। आप लोगों ने देखा भी होगा राज्य का विभाजन साम्राज्य, प्रांत, जिला, परगना और गांव। साम्राज्य मतलब जो उसका प्रमुख होता था सम्राट, प्रांत में भुक्ति और उपरीक होते थे, जिला में विषय और आहार होते थे जिसे विषयपति भी कहते हैं, परगना वित्त और वित्तपति, गांव में ग्रामिक। यहाँ हमें एक और अन्य तरह की प्रशासनिक इकाई देखने को मिलती है, कौन? पेट। कई बार पूछा, इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा कि पेट क्या था। 50 गांवों के समूह को पेट कहा जाता है, ठीक है। इसमें भी हम दो विभाजन देखते हैं, एक नगर प्रशासन देखते हैं और एक ग्रामीण प्रशासन देखते हैं। नगर प्रशासन में आप देखेंगे पुरुषपल देखेंगे और अधिकारी देखेंगे, दांडिक देखेंगे, और ग्राम प्रशासन में आप देखेंगे ग्राम मंडली देखेंगे, पेट देखेंगे। कई ऐसे अधिकारी देखेंगे जो ग्रामीण प्रशासन अलग संभालते थे और नगर प्रशासन के अधिकारी उसको अलग संभालते थे, ठीक है, अलग अलग था। उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरी प्रशासन को डिस्क्राइब करके बताएंगे, ठीक है। राजा की सहायता के लिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद होता था जो राजा की सहायता करता था। वर्तमान में आप देखेंगे इंडियन जैसे कि भारत में जो चलती है राजनीतिक व्यवस्था जो चलती है, उसमें भी आप देखेंगे राजा या एक तरीके से प्रधानमंत्री को उसको सपोर्ट करने के लिए मंत्रिपरिषद होती है। उसी तरीके से इसमें सेंट्रल मिनिस्टर होते हैं, जिसमें गृह मंत्री हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया, बहुत सारी चीजें इसमें बदली हुई, मतलब बटी हुई हैं, जो कि राजा को मदद करती थी, ठीक है। केंद्रीय मंत्री में कौन कौन से थे? महाबलिधीर्घ थे जो कि सेना का सेनापति था, महादंडनायक न्यायाधीश थे, और संधि विग्रह संधि करने वाला, और भंडागृधिकृत, इसका नाम है भंडागृधिकृत राजकोष का अधिकारी। थोड़ा सा नाम उटपटांग है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। इन चीजों को नोट करिए। अगले लेक्चर में इन चीजों को हम डिस्क्राइब में गुप्त प्रशासन को पूरी चीजों को डिस्क्राइब करेंगे। हालांकि लेक्चर थोड़ा सा लंबा होता है इसलिए मैंने इसमें नहीं बताया, अलग सेपरेट लेक्चर में बताऊंगा। आई होप ये लेक्चर अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।